जो स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, राज्यकर्मी बने हैं दोस्तों, वो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अनुसार ही बने हैं, जो 26 दिसंबर 2023 को जारी किया गया था। और नियमावली में स्पष्ट ये दिया गया था कि ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान करने के लिए ही बनाया गया है। और जो वरीयता का निर्धारण होगा विशिष्ट शिक्षकों में, वो नियमावली के अनुसार ही होगा दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है दोस्तों वरीयता निर्धारण को लेकर के, और उसी के अनुसार वरीयता निर्धारण होगा। जहां तक बात सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षकों का है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल विशिष्ट शिक्षक में वरीयता का निर्धारण जो होगा वो नियमावली के 7.1 के अनुसार होगा। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की एक वरीयता सूची संधारित की जाएगी, यानी जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों का जो सीनियरिटी लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। शिक्षकों की प्रत्येक श्रेणी यथा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। यानी सभी शिक्षकों का जो श्रेणीवार, जैसे 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के शिक्षक होंगे, 9 to 10 के शिक्षक होंगे या 11-12 के शिक्षक होंगे, सभी प्रकार के शिक्षकों का वरीयता सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। जो वरीयता सूची होगा दोस्तों, उसमें डिफ्रेंशिएट किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए स्पष्ट किया गया है 7.2 में कि विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता निम्नलिखित मापदंडों के अनुसार तैयार की जाएगी। सभी विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता निर्धारण के लिए कुल 4 पॉइंट दिया गया है दोस्तों विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में। इसमें पहला नंबर पॉइंट है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। तीसरा है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड ख के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में शिक्षक का नाम वरीयता तय करेगा। उसके बाद है दोस्तों, उपर्युक्त मापदंडों में फिट नहीं होने वाले किसी अन्य मामले का निर्णय विभाग द्वारा किया जाएगा, वो भी बाद में किया जाएगा। अब इसको स्पष्ट रूप से एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों। इसमें जैसा कि दिया गया है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक रूप में प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से, यानी कब से आपको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है, चाहे वो सक्षमता 1 पास विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक हो। नियमावली में अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक जब भी बनेंगे, जब भी ज्वाइन करेंगे, उनका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से होगा। जैसे बहुत लोग 2003 से लेकर के 2005 तक के स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा दे करके कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए, कुछ लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने, लेकिन उनको प्रशिक्षित वेतनमान जो है मान जाते हैं उसको 2011 से मिल रहा है, 2012 से मिल रहा है या 2013 से मिल रहा है। और चूंकि वो स्थानीय निकाय के शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 का परीक्षा नहीं दिए और वे सक्षमता 2 का परीक्षा दिए और पास कर गए, और सक्षमता 1 में टीईटी पास कोई शिक्षक मान जाते हैं कि वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो टीईटी पास शिक्षक है वो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं और वे जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक सक्षमता 2 पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उससे सीनियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। सक्षमता 1 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 2 परीक्षा पास कीजिए, सक्षमता 3 परीक्षा पास कीजिए। आप जब भी परीक्षा पास कीजिएगा, आपका जो वरीयता का निर्धारण होगा वो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से ही होगा। ये चीज क्लियर है दोस्तों। दूसरा है, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड क के अनुसार एक ही तिथि साझा करते हैं, उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करने के लिए मापदंड होगी। जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 2013 से लेकर के 2015 तक, और स्पेशल उर्दू टीईटी 2016 जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, सभी शिक्षक का जो प्रशिक्षण पूरा हुआ है दोस्तों वो 31 मार्च 2019 तक उनका प्रशिक्षण पूरा हुआ है। तो संभवतः जो टीईटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में विशिष्ट शिक्षकों का वरीयता का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा, इसके लिए दोस्तों विभाग अलग से गाइडलाइन जारी करेगा। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज ये दिया गया है कि अगर प्रशिक्षण का तिथि एक ही हो तो उनका जन्म तिथि वरीयता निर्धारण में जो है ये कार्य करेगा या मापदंड करेगा। चूंकि 2, 4,
5, 6 या 100 शिक्षकों का बात नहीं है दोस्तों कि एक ही तिथि साझा करते हैं तो उनका जन्म तिथि के आधार पर वरीयता निर्धारण कर दिया जाएगा। यहाँ पर हजारों की संख्या में शिक्षक हैं दोस्तों, इसलिए एक ही तिथि अगर साझा करते हैं तो उनकी जन्म तिथि वरीयता तय करेगा। फिलहाल ये नियमावली के अनुसार दिया गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में जब वरीयता का निर्धारण हो, विभाग के द्वारा जो है गाइडलाइन जारी किया जाए। लेकिन नियमावली के अनुसार एक चीज़ ये स्पष्ट है कि प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि से वरीयता का निर्धारण होगा। यानी जो सबसे पहले प्रशिक्षित वेतनमान पा रहे हैं, यानी सबसे पहले जिनको प्रशिक्षित वेतनमान मिल रहा है संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। इसमें जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जो 2006 के शिक्षक हैं, 2010 के शिक्षक होंगे, 2016 के शिक्षक होंगे, 2013 के होंगे, 6th फेज के होंगे। ऐसे शिक्षकों में प्रशिक्षित वेतनमान जिनको सबसे पहले मिला है वही सबसे वरीय होंगे। दूसरा चीज है दोस्तों, जहां 2 शिक्षक उपर्युक्त मापदंड यानी कि प्रशिक्षित वेतनमान का भी तिथि एक ही हो, उनका जन्म तिथि भी एक ही हो, ऐसी स्थिति में वरीयता का जो निर्धारण किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला यानी नाम का जो लेटर है उसके आधार पर वरीयता तय किया जाएगा। जिनका अल्फाबेट सबसे पहले होगा संभवतः वही सबसे सीनियर होंगे। ऐसा कब होगा दोस्तों? जब 2 या 2 से अधिक शिक्षकों का प्रशिक्षित वेतनमान का तिथि एक ही हो और जन्म तिथि एक ही हो। इसके अतिरिक्त जो भी मामला होगा दोस्तों वो विभाग के द्वारा बाद में निर्णय लिया जाएगा और इसी के आधार पर विशिष्ट शिक्षक का वरीयता का निर्धारण किया जाएगा। सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय का अलग, मध्य विद्यालय का अलग, माध्यमिक विद्यालय का अलग और उच्च माध्यमिक विद्यालय का अलग अलग विषयवार वरीयता सूची यानी सीनियरिटी लिस्ट जारी किया जाएगा। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के द्वारा ही दोस्तों विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक से राज्यकर्मी बने हैं यानी विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो संभवतः उनका जो वरीयता का निर्धारण किया जाएगा वो नियमावली के अनुसार ही किया जाएगा। अगर इसके अतिरिक्त अगर कुछ होता है दोस्तों, संभवतः आप ये मान के चलें कि नियमावली में जो है संशोधन किया जाएगा। जैसे एक मामला है सेवा निरंतरता का। चूंकि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में सेवा निरंतरता से संबंधित कोई भी गाइडलाइन नहीं दिया गया है दोस्तों, इसीलिए अगर सेवा निरंतरता विशिष्ट शिक्षकों को दिया जाएगा तो इसके लिए बाद में विभाग के द्वारा नियमावली में संशोधन किया जाएगा। मेरा प्रश्न यह है मोटा मोटी कि आपने जो बीपीएससी टीचर है उसको सीनियर बना दिया और जो सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक ने दिया उसको आपने जूनियर बना दिया। तो जो सक्षमता परीक्षा दिया है वो 15 साल, 10 साल, 17 साल, 18 साल तक लगातार वो कार्य करता रहा शिक्षण संस्थानों में और उसके 15 साल, 18 साल के निरंतरता आप नहीं जोड़ेंगे तो वह डिमोरलाइज फील करते हैं। और दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि एक ही काम में हम लगे रहे हों और हमको वो वरीयता का लाभ नहीं मिले। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि जो नियोजित शिक्षक हैं और जो सक्षमता पास किए हैं उनको उनके सेवा काल का जो जितना वर्ष तक उन्होंने स्कूलों में पढ़ाया है उसको उसमें जोड़ते हुए सीनियर बनाया जाए। सरकार का इस पर क्या कहना है? एक मिनट पूछिए। हम लोग सभी जानते हैं यहाँ 3 लोकतांत्रिक ढांचे में 3 तरह की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट स्थानीय स्वशासन की सरकार। और उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय नियोजन इकाई के द्वारा नियुक्ति करवाया। जो माननीय सदस्य का सवाल है वह इसलिए भी अनिवार्य है और अपरिहार्य है कि उन्हीं शिक्षकों के अनुभव के आधार पर सरकारी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, प्रधान अध्यापक के रूप में नियुक्ति की गई, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में व्याख्याता के रूप में नियुक्ति की गई। उसमें आप उनका अनुभव मान रहे हैं। राज्य सेवा संवर्ग के भी कोई अगर भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो वो सरकार स्टेट टू सेंटर होता है, सेंटर टू सेंटर होता है, तो लोकल गवर्नमेंट टू स्टेट क्यों नहीं हो सकता है? इतने दिन की सेवा, वो भी नियमित सेवा। मुख्यमंत्री महोदय ने पहले वो ठेके पर थे नियुक्त, कॉन्ट्रैक्ट पर, और मुख्यमंत्री महोदय ने 60 वर्ष की सेवा उनकी भी की जितनी सरकारी कर्मियों की, सरकारी शिक्षकों की सेवा थी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई विवाद है। विभाग द्वारा यह विवाद जरूर पैदा किया जा रहा है, शिक्षकों में असंतोष बनाया जा रहा है,
पठन पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। इसीलिए इसमें मंत्री महोदय आप एक बार समीक्षा करें और सरकार के संवैधानिक स्वरूप को देखते हुए जो माननीय सदस्य का प्रश्न है उसके अनुरूप उनको यह हकदारी मिलनी चाहिए। माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, जहाँ तक शिक्षकों के वेलफेयर का प्रश्न है या फिर शिक्षा जगत में जितनी सुधार हुए हैं, अगर उसमें डिटेल में जाएंगे समय लगेगा, लेकिन ये कहना कि शिक्षकों के विरुद्ध है सरकार या उनका ख्याल नहीं रख रही है, सही नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम निश्चित रूप से आपके प्रस्ताव पर विचार करेंगे, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भी माननीय सदस्य जान जाएं। स्थानीय निकाय शिक्षकों की नियमावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(6) के तहत अधिसूचित की गई है, जो राजकर्मी श्रेणी के तहत नहीं होते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, लीगल पोजीशन है। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि हम उस पर विचार करेंगे, लेकिन जहाँ तक लीगल पोजीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात है, सरकार उस पर सही है और जो हमारा विभाग है वो भी सही है। किसी को तंग तबाह करने के ख्याल से इस तरह की कोई मंशा नहीं है। हम लोगों ने तो जहाँ तक हो सका है शिक्षकों के हित में सारी कार्रवाइयाँ की हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, जो नियुक्तियाँ हों या उनके अन्य जो भी उनके हित के कार्य थे, 2 लाख करीब 50,000 से ज़्यादा जो शिक्षक थे वो तो पास कर चुके हैं सक्षमता परीक्षा में और राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। महोदय हम भटक गए। मैं यह संजीव जी ने भी कहा कि आपने हेडमास्टर बनाया तो उसकी वरीयता को काउंट किया कि नहीं। आप बीपीएससी में सरकार ने एक योजना लाई कि नियोजित शिक्षकों को हम परमानेंट करके राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं। आप दिए, वो परीक्षा दिया, लेकिन उसका पोंछ काट देने का आपने तो नहीं कहा था कि आपका जो पोंछ लगा हुआ है 18 साल का 20 साल का वो हम काट देंगे। और सरकार नियुक्त की थी, चाहे वो जिला परिषद का हो या कॉरपोरेशन में हो, जहां कहीं भी जहां कहीं भी नियुक्ति हुई है महोदय वो सरकार के आदेश पर हुआ है। 60 साल तक आपने उसको रखने का वादा किया इसी सदन में। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो 18 साल 20 साल से काम कर रहे हैं उनकी सेवा निरंतरता उसमें जुटनी चाहिए। ये यूनिवर्सिटी एक्ट में भी है, दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि एक ही काम कर रहे हैं, हम प्रमोशन के लिए छलांग करने जा रहे हैं बीपीएससी में देकर टेस्ट कराने, तो हमारा पोंछिए काट दीजिए। इसलिए महोदय मैं पुनः यह कहता हूं कि उनकी जो सेवा निरंतरता है उसमें जोड़ी जाए। अनुभव, जितने दिन का अनुभव है, और आज अभी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन बैठे हुए हैं और वर्तमान चेयरमैन भी बहाली कर रहे हैं। आप दूसरे कॉलेजों को, एफिलिएटेड कॉलेजों के 10 साल और 5 साल का आप काम करने का अनुभव जोड़ रहे हैं कि नहीं? आप उस पर आप अंक दे रहे हैं कि नहीं? ये दुनिया में ऐसा ही चलता है। एक अलग रूप से इसको प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से जो जूनियर आज बहाली हुआ है उसके कलेजा पर आप सीनियर के कलेजा पर बैठा देंगे तो शिक्षण संस्थानों में इसका असर पड़ता है। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि उनका जो अनुभव का लाभ है उसमें जुटे, या इस पर सरकार क्या कहती है? सभापति महोदय, प्रताड़ना की तो बात मेरे समझ के परे है और शायद इस सदन के समझ के भी परे है। शिक्षकों को जहां तक सुविधा दी जा रही है, एक चीज माननीय सदस्य भी बताना चाहेंगे, चूंकि उन्होंने लीगल प्रोविजन की बात की, हमने भी किया, तो क्या जो सक्षमता पास करने के पहले जब वो जो शिक्षक थे जिसे नगर निकायों ने या पंचायती राज व्यवस्था के अधीन उन्हें नियुक्ति दी गई, उन्हें टेम्परेरी स्तर पर या कॉन्ट्रैक्चुअल पर, तो वो हकदार नहीं थे न्यू पेंशन पॉलिसी के उस वक्त जब आप वहाँ पर जब आपकी नियुक्ति थी या आपको जब पंचायती राज व्यवस्था के तहत आपको शिक्षक के रूप में रखा गया, तो उस वक्त आप तो न्यू पॉलिसी स्कीम के एनपीएस के तहत पेंशन स्कीम के हकदार नहीं थे। हकदार अब आप हुए हैं अब से, जबकि आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लिए हैं तब,
तो इसलिए प्रताड़ना की कहाँ से बात हो रही है। वो तो उनके सुविधा के लिए हम लोग ने सक्षमता परीक्षा की और उसको हम लोगों ने राजकर्मी का दर्जा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल उनके तरफ संवेदनशील रुख अपनाया है। जहाँ तक ये प्रश्न है, उन्होंने कहा कि सेवा जो उन्होंने दी है राज्य को और अपने अपने संस्थाओं में, उस पर हम विचार जरूर कर लेंगे, लेकिन कानूनन रूप से इसकी बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी हम संवेदनशील होकर उस पर पुनः विचार करेंगे। धन्यवाद। ठीक। माननीय सदस्य डॉक्टर समीर कुमार सिंह और श्री मोहम्मद सोहेब। आज पर जाने का और वो कब तक बंद रहेगा, इस तरह के अधिकार से वंचित करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। और उस जिला शिक्षा पदाधिकारी और वो कार्यालय केवल वेतन रोकने के पीछे अनुशासन नहीं है, कुछ और भी बातें हैं, उसकी जांच होनी चाहिए और जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से उन पर और उनके अन्य जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको दंडित किया जाना चाहिए। उनको रोकने का किसने अधिकार दे दिया कि किसी तरह का आंदोलन राज्य में नहीं होगा और शिक्षक अपनी मांगों के लिए आंदोलन नहीं करेगा? ये तो हमारे लोकतांत्रिक तरीके हैं। जो हमने कहा था कि जिलावार हम लोग समीक्षा करें, जहां भी वेतन कटौती या वेतन रोक के उसको हम लोग कर रहे हैं। जहां तक पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का प्रश्न उठता है, तो हम लोगों ने जहां जहां कमियां पाई हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों ने अपने स्तर पर कार्रवाई की है। मैंने सदन को पहले भी बताया कि गोपालगंज जिले में, उसके बाद किशनगंज जिले में और 2 दिन पहले दरभंगा जिले में जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे, जो खामियां हमने पाई और बहुत ज़्यादा अनियमितताएं थी और वहाँ के जो डीपीओ थे, तो उन लोगों को हम लोगों ने निलंबित भी किया है। तो जहाँ इस तरह की कमियां उजागर होंगी कि जहाँ मेंस्ट्रिया इन्वॉल्व है, कि जहाँ पर जानबूझ करके या इस तरह की गलतियां हैं, तो हम लोग जिलावार समीक्षा कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मैं कहना चाहूँगा कि इस जिले की भी जब हम लोग समीक्षा कर लेंगे और हर जिले में जहां शिक्षकों की गलतियां नहीं है, उसको निश्चित रूप से उसका हम लोग सुधार कर लेंगे। मैंने पूर्व में भी कहा। माननीय श्रीमती